तो वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। तो प्रीवियस वीडियो जो थी वो थी मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। आई होप आप लोगों ने देखी होगी। तो आज मैंने जो टॉपिक है उसके आगे चैप्टर में जो भी पार्ट्स हैं उसको मैं कवर करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बना रखी है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैं आपको एक बार वैसे तो आप 10th क्लास में आपको कॉमन इनके नेम पता होंगे एलिमेंट के, पर मैं बता देती हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन, पीबी, एच क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी और ये है सिल्वर और ये गोल्ड। इसमें बस एक है ये हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल हैं। तो नॉन मेटल को हमने ऐड क्यों करा फिर इसमें? जिसका रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन होता है ना वो H पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इस वजह से ये सारे भी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इस वजह से हमने H को भी इसमें ऐड करा है। तो इस बेसिस पे आगे के टॉपिक रहेंगे, इससे रिलेटेड ही है, सीरीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, तो उसको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है अगर एलिमेंट्स को, खासकर मेटल को, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अब हम पढ़ते हैं कि रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो जो सबसे ऊपर है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसको भी कैटेगराइज किया है। देखो सोडियम और ये पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये एकदम ही हाईली रिएक्टिव मेटल है और इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं कि ये आग पकड़ लेते हैं। तो इस वजह से इसको खुले में नहीं रखा जाता, इसको हम कैरोसिन में डिप करके रखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो कैरोसिन नहीं, जो सोडियम और पोटेशियम है इसको हम कैरोसिन में क्यों रखते हैं। तो कैरोसिन में क्यों रखते हैं, ताकि ये आग ना पकड़ ले, क्योंकि ऑक्सीजन से या वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना देता है। उसके बाद जो ये है ना मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मैं लिख देती हूँ। पहले सोडियम को बता देती हूँ। सोडियम अगर O2 के साथ रिएक्ट करता है तो Na2O यानी कि ऑक्साइड बनाएगा, और ये जो मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है ये भी ऑक्साइड ही बनाते हैं, सारे मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं। तो ये जो ऑक्साइड बनता है Al2O3। तो जैसे अब माना ये आपका क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर Al2O3 की कवर एक लेयर आ जाएगी। ये लेयर क्या करती है, एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है, फर्दर उसका ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने देती है। तो इसकी जो ये लेयर बन रही है ना वो इसके लिए फ़ायदेमंद होती है। किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए और एल्यूमिनियम के लिए। जिंक जो है, जिंक भी थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाता है। और अब देखते हैं इसमें ये जो गोल्ड है और सिल्वर है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत ही लो रिएक्टिव एलिमेंट है। और इसी का एक रीज़न, मतलब हम क्वेश्चन एक पढ़ते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की हम ज्वेलरी क्यों पहनते हैं। तो उसका एक रीज़न तो ये है क्योंकि वो डक्टाइल है। डक्टाइल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलेबल है यानी कि शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिज़ाइन अच्छे से बनेगी। तीसरा कारण ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से जब आप इसको वेयर करेंगे तो आपको एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि रिएक्ट नहीं कर रहे ऑक्सीजन या वाटर के साथ। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो जो सोडियम है वो क्या करता है, मतलब जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है कि Na है और ये H2O है, तो रिएक्शन करके ये एक बेस बना देता है NaOH, हाइड्रोक्साइड बना देता है H2। बेसिकली जो मेटल होते हैं ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, फर्दर H2O के साथ रिएक्ट करके फिर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये एकदम से ही हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो सोडियम भी और पोटेशियम भी, ये दोनों एलिमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस भी आग पकड़ लेती है, तो एक कारण ये भी है कि इसको कैरोसिन में रखने का। अब आगे के हम टॉपिक देखते हैं, मतलब
आगे के एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो जो कैल्शियम है ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बेस बनाता है, लेकिन ये रिएक्शन इतने ज़्यादा तेज नहीं होते जितनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये पोटेशियम और सोडियम की होती है। अब जो एल्यूमिनियम है और आयरन है, एल्यूमिनियम यानी कि Al रिएक्ट करता है H2O के साथ और Al2O3 बनाता है और H2 अलग होता है, तो ऑक्साइड बना है यहाँ पे। और इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो एल्यूमिनियम है और जो आयरन भी है ये दोनों ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ये गैस है, सॉरी, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम क्योंकि वाटर से मिलके बनती है इसलिए इसका फॉर्मूला भी H2O ही होगा। और ये रिएक्शन एग्जाम में आती है कि एल्यूमिनियम की स्टीम के साथ रिएक्शन या फिर आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन, तो आप ये वाली रिएक्शन उसमें लिख सकते हैं। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक और रिएक्शन बताती जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर किया था, वैसे आई होप आपको याद हो, लेकिन अगर याद नहीं है तो मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। मेटल क्या होती है, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल इसमें से आप ले लो कैल्शियम, या फिर आपने जो ले लिया कैल्शियम में Na ले लिया और H2SO4 ले लिया, तो सोडियम H2SO4, H क्या है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है और सोडियम क्या है ऊपर है। तो सोडियम क्या करेगा, H2SO4 में से इसको रिप्लेस करके Na2SO4 बना देगा और H2 अलग हो जाएगा, यानी कि इसको रिप्लेस कर दिया। इसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी मेटल किस मेटल को उसके सॉल्यूशन में से हम डिस्प्लेस कर सकती है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे Zn और Fe उल्टा हो गया ये, अगर मैं ZnSO4 लूँ और Fe लूँ तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि Fe ZnSO4 में से Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे है। तो ये इस तरीके की रिएक्शन है। अब आपने अभी तक क्या पढ़ा कि जो गोल्ड सिल्वर है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करे, इवन ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे आप कैसा भी वाटर ले लें। और लेड भी नहीं करता है रिएक्ट और कॉपर भी रिएक्ट नहीं करता है। तो वो मेल्ट अगर उन्हें होना होगा, उनको हम प्योरीफाई कर रहे होंगे तो वो कैसे करेंगे, तो इसका मैं आपको बताती हूँ आगे। एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, ठीक है। तो एक्वा रेजिया क्या होता है कि हम 3:1 कितना 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसा समझिए आप, अगर 3 बॉटल आपके पास क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो 1 बॉटल उसमें HNO3 ऐड कर रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है कि ये जो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है ना, इसको मेल्ट कर देता है, इसको एकदम पिघला देगा, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। लेकिन अगर आप सिंपल सिर्फ HCl लेंगे या फिर सिर्फ HNO3 लेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। इस प्रपोर्शन में अगर आप उसको रखेंगे तो ही आप उसको मेल्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एलिमेंट, ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसके लास्ट पार्ट में चलते हैं अब। इससे पहले एक और टॉपिक है आयनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज़, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो कि अपलोड भी कर रखा है चैनल पे, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट टॉपिक बताती हूँ। आपने देखा होगा कि हम इतनी सारी मेटल्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये मिलते कहाँ हैं? ये अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं और इसी को कहते हैं मिनरल, यानी कि अर्थ क्रस्ट से जो हमें एलिमेंट या कंपाउंड
मिलते हैं उसे हम मिनरल कहते हैं। और मिनरल के बाद एक टर्म आता है ओर। मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ साथ में। मिनरल मैं आपको बता चुकी हूँ। ओर्स, ओर्स क्या होते हैं? ऐसा मिनरल जिसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस मेटल से आपको प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल, आपने ऐसा सोचा कि आपने 1 करोड़ रुपए कहीं पे लगा दिए इन्वेस्ट करके और आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, तो वो ओर नहीं होगा। ओर में क्या होना चाहिए कि आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए मेटल एक्सट्रैक्शन, तो उसको हम ओर बोलते हैं। तो ये ओर हो गया, मिनरल हो गया। अब एक और टर्म है गैंग। गैंग क्या होता है कि आपने जब ओर निकाला तो उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी, पत्थर, सैंड, ये सब चीज़ें रही होंगी। तो अनडिज़ायरेबल जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उसे हम गैंग पढ़ते हैं। स्पेलिंग लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये गैंग है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आपके पास एक टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक, जो कि क्या है कि एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे होता है, उसको मैं एक चार्ट के थ्रू बताती हूँ आपको, तो वो आपको हेल्प अच्छे से करेगा। हमने क्या कर रखा है, जो ओर हमें मिल गया है उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। 3 पार्ट्स कौन से हैं? हाई रिएक्टिव, मीडियम या मिडिल और लो। तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और तब जाके हमें मेटल मिलती है। जो मिडिल होंगे यानी कि जो लेस, इससे कम रिएक्टिव है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, मीडियम जैसे कि Zn हो गया, आयरन हो गया, तो इनका क्या किया जाता है, हम देखते हैं पहले कि वो जो ओर है ना वो कार्बोनेट है या फिर सल्फाइड है, तो वो देखते हैं हम। तो हम कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन, अभी मैं आपको बताऊंगी कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों से ही हमको क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है मेटल का। उस ऑक्साइड का हम करते हैं रिडक्शन। इस ऑक्साइड का हमने क्या किया, रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद प्योरिफिकेशन से हमें मेटल मिल जाएगी। जो लो होते हैं उसके डायरेक्ट सल्फाइड हमें मिलते हैं देखने को, तो ये सल्फाइड होते हैं इसके। और सल्फाइड से हम क्या करते हैं, उसका सल्फाइड को रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग करने के बाद हम उससे ये रिडक्शन से डायरेक्ट हमें मेटल मिल जाती है। तो मैं आपको अब क्या बताऊंगी, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये जो मैंने चार्ट बनाया है ये आपके एनसीईआरटी होगी, तो उस एनसीईआरटी में बन रखा है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। मैं आपको कैल्सिनेशन पहले बता रही हूँ। कैल्सिनेशन को निस्तापन कहते हैं हिंदी में। तो अगर कार्बोनेट ओर है, जैसे कि मैं ले रही हूँ जिंक, तो ZnCO3 है, तो उसको क्या करेंगे हम, एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं। कितना हीट करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए वो, तो मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे इसको हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आपका प्रोसेस कैल्सिनेशन कहलाता है। और रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग है आपके पास, जैसे Zn है, इसका ही माना सल्फाइड ओर है, तो ZnS है, इसको आपने गर्म किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसमें था एयर की एब्सेंस में, इधर है एयर की प्रेजेंस में, और ये आपका ZnO बन गया और SO2 अलग हो गया। तो दोनों में ही आपको कॉमन चीज़ मिली है, इसमें भी आपको मेटल ऑक्साइड मिला है, इसमें भी आपको मेटल ऑक्साइड मिला है। ये कैल्सिनेशन हो गया, ये रोस्टिंग हो गया, इन दोनों से हमें मेटल ऑक्साइड मिलती है। तो ये आपका पूरा प्योरिफिकेशन जो था उसका टॉपिक मैंने अभी कवर किया। अब इसके एंड पार्ट पे हम आ चुके हैं। आप
आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या है कि मेटल क्या करती है, अपने आसपास मॉइस्चर, एसिड, वाटर, इनसे रिएक्ट करके कोरोड हो जाती है। तो उस कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टर्म है यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमने जिंक की कोटिंग कर दी। जैसे आयरन है आपके पास, उसके ऊपर जिंक लगा दिया, तो वो जिंक की वजह से उसका कोरोजन कम हो जाएगा और वो बच जाएगी। अगर ये जिंक की लेयर हट भी गई तो भी वो प्रोटेक्टेड ही रहता है वो आर्टिकल। तो ये गैल्वेनाइजेशन है। पेंट कर सकते हैं हम उसके ऊपर, पेंटिंग से भी, या फिर ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं। इस तरीके के हम अपने क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और है अमालगम। देखो, आपने एलॉय के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता रही हूँ। एलॉय क्या होता है कि मेटल दूसरी मेटल के साथ एक कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रही, या फिर मेटल या नॉन मेटल उनको हमने मिला रखा है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है वो। तो अगर क्या हुआ कि जो मेटल है, माना कोई भी एक मेटल है, उसके साथ हमने जो दूसरी मेटल ली है, अगर वो Hg है तो उसको हम अमालगम कहते हैं। जैसे कि सोडियम अमालगम होता है, यानी कि Na और Hg, या फिर कोई और भी मेटल इसमें यूज़ हो सकती है। बस एक मेटल Hg होनी चाहिए, दूसरी मेटल चाहे कुछ भी हो इसमें, तो उसको हम अमालगम कहते हैं। तो मैंने अपने एंड से ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। पूरे डिटेल में नहीं पढ़ाया है, एक क्रक्स बताए हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।